हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। बायोमोलिक्यूल्स में सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। इसकी डेफिनेशन में हमें क्या दिया है कि ऑल द कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड फाउंड इन द लिविंग टिश्यूज आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। लेकिन इसकी ट्रू डेफिनेशन क्या होती है कि ऑल द ऑर्गेनिक कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड फाउंड इन लिविंग टिश्यू आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। अभी ऑर्गेनिक कार्बन मतलब क्या? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में क्या डिफरेंस है। ऑर्गेनिक मतलब जिसके अंदर कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है वो स्ट्रक्चर सारे होंगे ऑर्गेनिक। जिसके अंदर ये देखने को नहीं मिलता वो हो जाएंगे इनऑर्गेनिक। जैसे कि CO2 भले ही कार्बन है लेकिन ये ऑर्गेनिक नहीं है, इनऑर्गेनिक है। ठीक है, तो NCERT में जो लिख के दिया है ऑल द कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड फाउंड इन द लिविंग टिश्यू और बायोमोलिक्यूल्स, वो पार्शियली इनकरेक्ट है। सही क्या है? ऑल द ऑर्गेनिक कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। ठीक है, उसके बाद NCERT में एक और लाइन है जहाँ से क्वेश्चन बनता है क्या कि रिलेटिव अबंडेंस जो है वो कार्बन का और हाइड्रोजन का वो ऑर्गेनिजम्स के अंदर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ क्रस्ट के कंपैरिजन में कार्बन और हाइड्रोजन जो है उनका अबंडेंस ज़्यादा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इधर। एक और टेबल दिया है हमें जहाँ पे हमें एटम्स दिया, अर्थ क्रस्ट के अंदर उनका कितना परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन है वो दिया है और ह्यूमन बॉडी में कितना है वो दिया है। ठीक है, इसमें हमें बेसिकली किसके अंदर सबसे ज़्यादा और किसके अंदर सबसे मतलब किसका सबसे ज़्यादा और किसका सबसे कम है वो हमें याद करने की ज़रूरत है। तो देखो, अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है ऑक्सीजन का, हाईएस्ट। ह्यूमन बॉडी में भी ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा है। अर्थ क्रस्ट में सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन जो है वो है नाइट्रोजन का, ये देखो सबसे कम। और ह्यूमन बॉडी में जो सबसे कम है वो है सिलिकॉन। तो आपको इतनी चीज़ें तो याद होनी ही चाहिए। ठीक है, कि किसका सबसे ज़्यादा है किधर, कि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा किसका है ऑक्सीजन का, ह्यूमन बॉडी में किसका है ऑक्सीजन का। ह्यूमन बॉडी में सबसे कम कौन है सिलिकॉन, अर्थ क्रस्ट में सबसे कम कौन है नाइट्रोजन। ठीक है, इसके अलावा एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या कि जो ब्लड क्लॉटिंग के काम में आता है वो किसके अंदर ज़्यादा है, अर्थ क्रस्ट के अंदर ज़्यादा है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर ज़्यादा है। तो ब्लड क्लॉटिंग में कौन काम में आता है, कैल्शियम। तो कैल्शियम किधर ज़्यादा है, अर्थ क्रस्ट के अंदर ज़्यादा है। ठीक है, अब ह्यूमन बॉडी में किस किस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, तो उसके लिए एक चीज़ आप याद रख सकते हो वो है ओशियन। ओशियन मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा है कार्बन से, कार्बन ज़्यादा है नाइट्रोजन से। तो ये आपको MCQ सॉल्व करने में हेल्प करेगा कि हमारी बॉडी में रिलेटिवली कौन सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा है ऑक्सीजन, उसके बाद है कार्बन और उसके बाद है नाइट्रोजन। रिलेटिव टू अर्थ, अब आपको इन जनरल क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अर्थ के कंपैरिजन में ह्यूमन बॉडी में किस किस का नंबर ज़्यादा है, या फिर एक बॉक्स बनाया हुआ हो सकता है उसके अंदर से पूछ सकते हैं कि इनमें से आप चूज़ करो इसका कॉन्सेंट्रेशन ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अर्थ क्रस्ट। तो तब आप सिलेक्ट कर सकते हो चॉन्स। चॉन्स बोले तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। ठीक है, इन सब का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अर्थ क्रस्ट के कंपैरिजन में ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा है। ठीक है, अभी बायोमोलिक्यूल की स्टडी करने के लिए हमें करना पड़ता है केमिकल एनालिसिस। सबसे पहला क्वेश्चन कि केमिकल एनालिसिस में केमिकल कौन सा यूज़ करते हैं। तो केमिकल है ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। इसका फॉर्मूला भी आपको याद करना है, क्या है Cl3CCOOH। अभी इसके लिए हमने क्या किया, केमिकल एनालिसिस करने के लिए हमने कोई लिविंग टिश्यू लिया है, वो हो सकता है लीवर या वो कोई वेजिटेबल का पीस भी हो सकता है। हमने क्या लिया, मोटर और पेस्टल लिया। तो ये देखो ये है मोटर और ये है पेस्टल, और हमने लीवर का टुकड़ा डाल दिया। इसके अंदर हमने क्या डाला, एसिड डाला। एसिड डालने से क्या हुआ, यहाँ पे थिक स्लरी तैयार हो गई। ठीक है, अब ये जो थिक स्लरी तैयार हो गई इसको हम छान लेंगे। किसकी मदद से, चीज़ क्लॉथ या मसलिन क्लॉथ या फिर कॉटन की मदद से हम इसको सेपरेट कर देंगे। तो एसिड एसिड क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, और बाकी जो बड़ी बड़ी चीज़ें होगी वो ऊपर रह जाएगी, है ना। आप नींबू पानी से समझ सकते हो कि नींबू पानी बनाने के लिए क्या चाहिए। तो पानी चाहिए, नींबू चाहिए, शक्कर चाहिए, नमक चाहिए। ठीक है, जब आप इसको छानोगे तो पानी नीचे आ जाएगा, और पानी के साथ साथ पानी में जो घुली हुई चीज़ें हैं जैसे कि नमक हो गया, शक्कर हो गई, नींबू का रस हो गया,
वो सब भी नीचे आ जाएगा। लेकिन सपोज नींबू के बीज है, वो कहाँ रहेंगे, वो रहेंगे ऊपर। सेम कॉन्सेप्ट इधर है कि एसिड जो है वो नीचे आ जाएगा, तो एसिड के अंदर जो सॉल्युबल चीज़ें होंगी वो नीचे आ जाएगी, और जो एसिड के अंदर इनसॉल्युबल चीज़ें होगी वो ऊपर रह जाएगी। ठीक है, अब नीचे जो आया वो फिल्टर होके आया, इसीलिए नीचे जो मिलते हैं हमें उनको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। ठीक है, ऊपर जो मिलता है उसको हम बोलते हैं रिटेंटेड। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें ऊपर रिटेन हो गई। अभी बायोमोलिक्यूल्स को हमने उनकी साइज़ के बेसिस पे दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया। कौन कौन से? बायो माइक्रोमोलिक्यूल और बायो मैक्रोमोलिक्यूल। जिनका भी वजन 800 डाल्टन या फिर 1000 डाल्टन से कम है वो है हमारे बायो माइक्रोमोलिक्यूल, और जिनका वजन 10,000 डाल्टन से ज़्यादा है वो है बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। 10,000 ही क्यों लिया, 1,000 क्यों नहीं लिया? क्योंकि जो नेचर में मिलते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स उनका वजन 10,000 से ज़्यादा ही होता है। ठीक है, इसके यहाँ पे हमने एग्जांपल लिखे, जैसे कि हो गया एमिनो एसिड, सिंपल शुगर, न्यूक्लियोटाइड्स। बायो मैक्रोमोलिक्यूल में लिखा है प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड और न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, देखो, लेकिन आपको अभी इसको रटने की ज़रूरत नहीं। आगे के लेक्चर्स में हम हर एक चीज़ को डिटेल में कवर करेंगे, तो आपको डायरेक्ट ही याद हो जाएगा। ठीक है, आपको इसको अब इस टाइम पे रटने की ज़रूरत नहीं। एक क्यूरियस केस हमें देखने को मिलता है लिपिड का। लिपिड जो है उसके अंदर एक हेड होता है, एक टेल होती है। ठीक है, ये है सिंगल लिपिड, एक अकेला लिपिड का मॉलिक्यूल है। ये जो है इसका वज़न होता है 800 डाल्टन से नीचे। तो अभी तक जितना हमें पढ़ा है उसके हिसाब से ये होना चाहिए बायो माइक्रोमोलिक्यूल, और बायो माइक्रोमोलिक्यूल छोटी चीज़ें हैं तो वो हमें मिलनी चाहिए रिटेन फिल्ट्रेट में। ठीक है, लेकिन लिपिड जो है वो कभी भी हमें सिंगल देखने को नहीं मिलता। लिपिड क्या करता है, ऐसे वेसिकल फॉर्म करता है, और ये वेसिकल तो कैसी चीज़ हो गई, वेसिकल तो बड़ी चीज़ हो गई। तो ये वेसिकल हमें कहाँ मिलेगा? वेसिकल हमें मिलेगा रिटेंटेट में। लेकिन इंडिविजुअल जो मॉलिक्यूल है ये लिपिड का, उसका वजन तो इतना नहीं है, 800 से कम है। तो लेकिन मिल वो ऊपर है, और ऊपर जो मिलता है उसको हम बायो मैक्रोमोलिक्यूल बोलते हैं। तो इसीलिए बहुत ही फेमस लाइन है, क्या लाइन है, कि लिपिड जो है वो स्ट्रिक्टली बायो मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि बायो मैक्रोमोलिक्यूल यानी कि रिटेंटेट में आपको जितनी भी चीज़ें मिलती है उसमें वो सारी की सारी चीज़ें पॉलीमर है। अब देखो, आपको एक चीज़ और याद रखनी, क्या कि लिपिड कोई पॉलीमर नहीं है। पॉलीमर क्या होता है? तो देखो, एक ये छोटी चीज़ है, इसको बोला मोनोमर। ऐसे बहुत सारे मोनोमर एक साथ जुड़ गए तो ये जो चीज़ बनी इसको हमने बोला पॉलीमर। तो लिपिड कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो एक दूसरे के साथ आने से उसका एग्जिस्टेंस होता है ना। वो खुद अकेला भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसकी आइडेंटिटी इंडिविजुअल है, लेकिन वो अकेला रहता नहीं है, वो ग्रुप में रहता है। ठीक है, तो इसीलिए लिपिड को हम स्ट्रिक्टली बायो मैक्रोमोलिक्यूल नहीं बोल सकते, वो ऊपर मिलता है उसके बावजूद। ठीक है, यही लिखा है हमने कि लिपिड जो है वो कभी सिंगली अगर नहीं करते, वो हमेशा ही वेसिकल बनाते हैं, और वेसिकल जो है वो रिटेंटेट यानी कि एसिड इनसॉल्युबल पूल में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, ये लिखा है लिपिड इज नॉट स्ट्रिक्टली बायोमोलिक्यूल, लिपिड इज नॉट अ पॉलीमर। अब जब हमने सेल को तोड़ा ही है तो सेल के अंदर का कॉम्पोजिशन भी देख लेते हैं। सेल के अंदर सबसे ज़्यादा कौन है? सबसे ज़्यादा है वाटर। वाटर क्या है? एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो दो तरीके से आपको क्वेश्चन बन सकता है कि सेल में पाए जाने वाला मेजर केमिकल कौन सा है, तो वो है वाटर। सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है, तब भी वो है वाटर। उसका परसेंटेज पूछ सकते हैं, जो कि कितना होता है 70 से 90%। उसके बाद आता है प्रोटीन। प्रोटीन है 10 से 15%, जो कि है सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसका परसेंटेज है 10 से 15%। इसको हाफ कर लो तो न्यूक्लिक एसिड वो कितना है 5 to 7%। अब हमें याद रखना है कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स के बारे में। देखो, अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कार्बोहाइड्रेट 3% है या लिपिड 3% है। तो कैसे याद करेंगे हम इसको कि आप कितनी रोटी खाते हो। तो आप सपोज 3 रोटी खाते हो, क्या आप कभी भी 3 डब्बे घी के खा जाते हो? नहीं खा सकते ना। बस, तो 3 रोटी खा सकते हैं, तो रोटी में से हमें कार्ब्स मिलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट 3%, बचे क्या लिपिड। लिपिड कितना है 2%, और आयंस 1%। एक और क्वेश्चन आ सकता है क्या कि जो साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन है, मतलब ये सेल है और सेल के अंदर का जो साइटोप्लाज्म है उसका जो कॉम्पोजिशन है वो रफली रिप्रेजेंट द एसिड सॉल्युबल पूल।
मतलब वो किसको रिप्रेजेंट करता है, मतलब उसके अंदर कैसी चीज़ें मिलती हैं जो कि एसिड सॉल्यूबल पूल में मिलते हैं, वैसी चीज़ें मिलती हैं। ऑर्गेनेलीज एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स, तो ऑर्गेनेलीज और जो मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रो यानी कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल जो है वो जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है वो कौन से पुल को रिप्रेजेंट करेंगे, वो रिप्रेजेंट करेंगे एसिड इनसॉल्युबल पुल को। ठीक है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद करनी है। उसके बाद है हमारे पास, हमने ये क्या देखा, अभी अभी हमने देखा ऑर्गेनिक चीज़ें जो हमारी बॉडी के अंदर देखने को मिलती है, उसके लिए हमने किया केमिकल एनालिसिस। क्या हमारी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक चीज़ें देखने को मिलती है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी में इनऑर्गेनिक चीज़ें भी देखने को मिलती है। इसको कैसे पता करेंगे? तो इसको पता करने के लिए हम करेंगे ऐश एनालिसिस। तो ऐश के लिए हमने क्या किया, लीवर लिया, और लीवर में हमने क्या लिखा इधर, वेट वेट, मतलब इसके अंदर अभी मॉइस्चर होगा। इसको हमने मॉइस्चर को इवोपरेट कर दिया, तो ये हो गया हमारा ड्राई वेट। अब हमने इसको बर्न कर दिया। बर्न करने के बाद जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होंगे वो सारे के सारे ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। और ऐश में हमें क्या मिलेगा, ऐश में हमें मिलेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फेट, फॉस्फेट, NaCl, पोटेशियम, H2। ठीक है, H2 तो उड़ जाएगा, लेकिन हमें पता है कि पानी कैसा है, इनऑर्गेनिक। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है क्या कि एसिड सॉल्यूबल पूल में सल्फेट और फॉस्फेट मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते? तो हाँ बिल्कुल, सल्फेट और फॉस्फेट एसिड सॉल्यूबल पूल में आपको मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कौन सी चीज़ें हैं? ऐसी चीज़ें जिनका फंक्शन नोन है और जिनका इम्पोर्टेंस है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, मतलब जिनके बिना ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हो सकती, वो चाहिए ही चाहिए। कैसे फंक्शन के लिए? जैसे कि फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। इन कामों के लिए प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बहुत ही रिक्वायर्ड होते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि हो गया ग्लूकोज, एमिनो एसिड, हीमोग्लोबिन। ठीक है, इनके फंक्शन कैसे हैं, नोन है, तो ये कहलाएंगे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। दूसरे कौन से हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो है कि जिनका ग्रोथ या फिर डेवलपमेंट में कोई रोल नहीं है। ठीक है, उनके फंक्शन अननोन है, मतलब हमें नहीं पता है कि सर्टन सेकेंडरी मेटाबोलाइट है तो वो उस प्लांट को किस तरह से ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है, हमें नहीं पता। हो सकता है वो उसको हेल्प कर दे एनिमीज से प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, कुछ कुछ के लिए हमें ये पता चला है, लेकिन मेजरली हम इनके फंक्शन नहीं जानते। लेकिन हमने उससे हमारा फ़ायदा ढूंढ निकाला है। जैसे कि सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ रबर का। ठीक है, सपोज प्लांट रबर क्यों बनाता है नहीं पता, लेकिन हमने रबर से बहुत सारी चीज़ें बनानी सीख ली। तो यही लिख के दिया कि ड्रग्स हो गए, सेंट्स हो गए, स्पाइसिस हो गए, रबर हो गए, पिगमेंट्स हो गए, ये सारे के सारे क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। इसमें आपको एग्जाम्पल याद रखना है, जैसे कि पिगमेंट्स। पिगमेंट्स कौन कौन से हैं? पिगमेंट्स है कैरोटिनॉइड और एंथोसाइनिन। तो कैरोटिनॉइड जो है वो आपको गाजर हो गया, टोमेटोज हो गए, वहाँ से आपको मिलते हैं। एंथोसाइनिन आपको बेरीज हो गए, ब्लूबेरी, रास्पबेरी, स्ट्रॉबेरी, उसमें आपको एंथोसाइनिन देखने को मिल सकते हैं। अल्कलॉइड, अल्कलॉइड कौन कौन से? तो है मॉर्फिन और कोडिन और निकोटिन। अब आपको बुक में ये निकोटिन नहीं दिखेगा, क्यों? क्योंकि निकोटिन हम 12th में पढ़ते हैं। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाले चैप्टर में। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि निकोटिन क्या है, तो निकोटिन एक अल्कलॉइड है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये आपके सिलेबस का ही पार्ट है। मॉर्फिन के बारे में अगर बात करें, मॉर्फिन भी हम 12 में डिटेल में पढ़ते हैं। तो ये कैसा है, एनाल्जेसिक है। एनाल्जेसिक मतलब पेन किलर है। कोडिन, कोडिन क्या है, कफ सिरप बनाने के काम में आता है। उसके बाद हमारे पास है टॉक्सिन्स। तो टॉक्सिन, टॉक्सिन में क्या आया, इन, तो वैसे ही हम याद कर सकते हैं एब्रिन और रिसिन। ठीक है, उसके बाद है टर्पिनॉइड्स। टर्पिनॉइड्स कौन से? मोनोटर्पिन्स और डायटर्पिन्स। उसके बाद है एसेंशियल ऑयल। एसेंशियल ऑयल कौन सा है? लेमन ग्रास ऑयल। लेक्टिन, जो कि मोस्ट टाइम भी बहुत बार क्वेश्चन इससे आता है। लेक्टिन्स क्या है? कॉनकेनावेलिन ए। लेक्टिन है कॉनकेनावेलिन ए। उसके बाद है ड्रग्स। ड्रग्स कौन कौन से? तो ड्रग्स है विनब्लास्टिन और क्यूरक्यूमिन। देखो, विनब्लास्टिन जो है वो एंटी कैंसरस ड्रग में काम में आता है।
मेजरली टेस्टिकुलर कैंसर के ट्रीटमेंट में विंड ब्लास्टिंग काम में आता है। क्यूरक्यूमिन जो है, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन बना है, ठीक है, हमें हेल्दी के अंदर देखने को मिलता है, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन बना है कि आपको कुछ पिगमेंट्स सिलेक्ट करना है गिवन बिलो में से, ठीक है, और अगर उस ऑप्शन के अंदर कैरोटिनॉइड या फिर एंथोसायनिन इन दोनों में से कुछ नहीं है, और अगर ऑप्शन में क्यूरक्यूमिन है, तो आप क्यूरक्यूमिन को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस कौन कौन से? रबर, गम एंड सेल्यूलोज। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, इसमें कुछ समझने का नहीं, आपको सीधे सीधे फ्री मार्क्स मिल सकते हैं। कि आपको याद है तो आप इसको अटेंड कर सकते हो, अगर आपको ये याद नहीं है तो आप अटेंड नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये था बेसिक्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, या फिर आप इंट्रोडक्शन कह सकते हो इसको। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स को, ठीक है।